मैं रणधीर पांडे, पीजीटी इतिहास झारखंड। माध्यमिक कक्षा या कक्षा 10 का जो इतिहास है उसका पहला चैप्टर, उस पर व्याख्यान दूंगा, विचार रखूंगा। ध्यान से सुनना है और कोई भी यदि किंचित शंका या प्रश्न होंगे तो कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछने हैं, उसका मैं समाधान निश्चित तौर पे कर दूंगा। पहला चैप्टर का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा सिलेबस है ये विश्व इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो विश्व इतिहास पढ़ते समय हमें कुछ बिंदुओं पर खास ध्यान आकर्षित करना है। वो बिंदु यह होंगे कि विश्व इतिहास का संबंध यूरोप के कुछ विशेष देश थे जहाँ पर क्रांति की गई या साम्राज्य को लेकर के युद्ध किए गए या सैन्य तौर पे सैन्य आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए यूरोप के अलावा अन्य देशों में या यूरोप के अलावा अन्य महाद्वीपों के देशों में भी प्रस्थान किया गया, वहाँ साम्राज्य का विस्तार किया गया। यूरोप के इतिहास को पढ़ते समय हम देखेंगे कि क्रांति के माध्यम से बहुत सारी विचारधाराओं का उदय हुआ। वो विचारधारा जन कल्याण से भी जुड़े हुए थे, वो विचारधारा एक दूसरे से थोड़े किसी न किसी प्रकार से अलग भी थे। तीसरी बात जो विश्व इतिहास से जुड़ी हुई है, यूरोप के इतिहास से जुड़ी हुई है कि यूरोप का इतिहास पढ़ते समय हम अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हो रहा है, किस प्रकार की नीतियों का निर्माण हो रहा है, चाहे मुक्त व्यापार नीति हो या समुद्री मार्गों के द्वारा अन्य देशों में जा कर के बाजार खोजने का जो एक प्रक्रम शुरू हुआ था, एक उद्देश्य बनाया गया था, इसके विषय में हो। तो इन 4-5 बिंदुओं को ध्यान में रख करके हम विश्व इतिहास पढ़ना आरंभ करेंगे या विश्व इतिहास के प्रति जो आरंभिक समझ होती है उसको हम समझेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, जैसे हम इस बात का उल्लेख करते हैं, हमारे सामने जो पहली छवि बनती है कि क्रांति ने ही राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। क्रांति का अर्थ होता है कि व्यापक बदलाव के लिए एक सामूहिक प्रयास का होना। क्रांति आवश्यक नहीं है कि रक्त या खून खराबा युद्ध से ही जुड़ी हुई हो। क्रांति का संबंध एक ऐसे परिवर्तन से है जिस परिवर्तन को लेकर के लोगों ने पहले निश्चित किया हो, कुछ उद्देश्य रखे हों और उस उद्देश्य की पूर्ति का प्रभाव समूचे समाज पे पड़े। जैसे कि औद्योगिक क्रांति, इसका संबंध खून खराबा से नहीं है, इसने अर्थव्यवस्था या आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दिया था। क्रांति हमेशा हम देखते हैं प्रायशः कि एक राजवंश को सत्ता से हटाकर वहाँ एक संवैधानिक सरकार की स्थापना कैसी होगी, इसको लक्षित किया जाता है या इसको लक्ष्य बना करके सामूहिक प्रयास किया जाता है। सामूहिक प्रयास में समाज का हर तबका, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कर्मचारी हो, सभी लोग इसमें जुड़ करके संघर्ष में शामिल होते हैं और एक योग्य नेतृत्व के तले वो संघर्ष में अपना क्या योगदान हो सकता है ये निश्चित करते हैं। अब राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं हम। अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र क्या है नामक पुस्तक में राष्ट्रवाद या राष्ट्र के विषय में कहा है कि राष्ट्र उसी भूमि क्षेत्र में या राष्ट्रवाद उसी भूमि क्षेत्र में पनप सकता है जहाँ पे एक समान जाति के लोग निवास कर रहे हों, एक नस्ल के लोग निवास कर रहे हों, एक ही प्राय वो भाषा का प्रयोग कर रहे हों, एक धर्म का प्रचलन हो, या वहाँ के लोग अपने देश के संघर्ष से जुड़े हुए हों, उस संघर्ष के नेतृत्व करने वाले महापुरुषों को वो याद कर उनके प्रति श्रद्धा या गौरव रखते हों। एक राष्ट्र के लोग हमेशा उस राष्ट्र की प्रगति के लिए क्या वो योगदान दे सकते हैं, इसके प्रति भी वो दृढ़ संकल्प लिए रहते हैं या दृढ़ संकल्प का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्र को हम समझ सकते हैं। राष्ट्रवाद 18वीं शताब्दी में जो क्रांतियों के माध्यम से जो व्यापक बदलाव हुए, उस बदलाव का संबंध लोगों के मस्तिष्क से था, लोगों के
समाज की राजनीति से था, वो हम देख रहे हैं। अर्थात राष्ट्रवाद ने लोगों में जो वैविध्य तरीके से अलग अलग बटे हुए थे, अलग अलग व्यवसाय के आधार पर बटे हुए थे, अलग अलग शक्ति के आधार पर बटे हुए थे, या अलग अलग धर्म के आधार पर बटे हुए थे, अलग अलग भाषा के आधार पर बटे हुए थे, उन सबको एकजुट कर दिया, एक सूत्र में उसको आबद्ध कर दिया या बांध दिया, उसे ही राष्ट्रवाद हम कहते हैं। या राष्ट्रवाद के बाद राष्ट्रवाद होने से ही हम देखते हैं राजतंत्र का धीरे धीरे नाश होता है, राजतंत्र में जो निरंकुश शासक है उसका अंत होता है और संवैधानिक सरकार की स्थापना होती है। अब फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को पूर्ण करने में, राष्ट्रवाद को ख्याति प्रदान करने में, या राष्ट्रवाद को अधिक प्रभावी बनाने में, या राष्ट्रवाद को अधिक प्रचार प्रसार करने में क्या योगदान दिया, इसको हम समझेंगे। फ्रांसीसी क्रांति लुई 16वां के खिलाफ की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति इसलिए भी की गई थी क्योंकि कर असमान रूप से वितरित था, पादरी कर नहीं देता था और फिजूल खर्ची में वो अपना भरपूर योगदान दे रहा था, और कर का सारा बोझ जो है वो जो द्वितीय और तृतीय स्टेट था उसके ऊपर पड़ गया था, किसान के ऊपर अधिक संख्या में पड़ा हुआ था, अधिक मात्रा में पड़ा हुआ था। इसके खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष किया गया और विचारकों में रूसो, वाल्टेयर इत्यादि लोगों ने योगदान दे करके सत्ता को बदला, परिवर्तित कर दिया। सत्ता से लुई 16वां को पदच्युत कर करके एक संवैधानिक सरकार की स्थापना की। अब ये फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार से यूरोप में लोगों के बीच एकता को स्थापित करने में या एकता के महत्व को प्रकट करने में क्या योगदान देती है, इसकी चर्चा करेंगे। पहली बात है कि सामूहिक पहचान की भावना फ्रांसीसी क्रांति से मिल गई। सामूहिक पहचान इस तरह से कि पहले जो कई क्षेत्रों में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, क्षेत्रीय बोलियां थी, उसको समाप्त कर करके एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता दी गई, वह थी फ्रेंच भाषा। भाषा से जुड़ने का लोगों को मौका मिला। दूसरी बात थी कि केंद्रीय प्रशासन में जो पहले सामंत या राज्य के कर्मचारी राजतंत्र के तले अत्याचार इत्यादि किया करते थे, अलग अलग प्रकार का कानून का हवाला दे करके आम लोगों पर कहर ढाते थे, उसको समाप्त कर करके पूरे देश के लिए एक कानून व्यवस्था लागू किया गया। तीसरी बात कि जो राजतंत्र का झंडा होता था, जो राजमहल में या जगह जगह लहराता था, फहराता था, जो अत्याचार का प्रतीक था, जो निरंकुशता का प्रतीक था, उसे समाप्त कर करके राष्ट्रीय झंडा को मान्यता दी गई। राष्ट्रीय झंडा जिसमें कुछ प्रतीक चिन्ह उस राष्ट्र से जुड़े हुए थे, उसे मान्यता देने से उसके प्रति एक समर्पण या श्रद्धा का भाव लोगों के मन में जागा। इसके बाद की जो बात है या अगला चरण, जो अगला बिंदु है, वह यह होगा कि किस प्रकार से जो अलग अलग क्षेत्रों में आयात निर्यात के जो कर दिए जाते थे, आयात निर्यात का जो शुल्क देना पड़ता था लोगों को या टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स हटा करके पूरे देश के लिए एक समान कर व्यवस्था लागू कर दी गई। एक कर होने से लोगों में एकजुटता की भावना आई, लोग एकजुट हो सके। फ्रांसीसी क्रांति ने ही राष्ट्रवाद को महत्व इस प्रकार से भी प्रदान किया कि कैसे फ्रांसीसी जनता अपनी मातृभूमि के प्रति या पितृभूमि के प्रति, अपनी भूमि के प्रति वो समर्पित हो पाए, उसके प्रति एक श्रद्धा जगा पाए, और जो पहले राजा के नागरिक कहलाते थे, राजा के लोग कहलाते थे, वो अब राष्ट्र के नागरिक कहलाने लगे। फ्रांसीसी क्रांति ने ही वहाँ में एक फ्रांस में एक ऐसा एक प्रथा का निर्माण किया, ऐसा एक रिवाज बनाया कि वो राष्ट्रगान गा करके या अपने महापुरुषों के शहादत, उनके बलिदान को याद कर करके वो गौरव का अनुभव करते थे, या अपने विरासत को कैसे वो सहेज सकते थे, उसको संरक्षित कर सकते थे, उसको संरक्षण दे सकते थे, या उसे वो निरंतर याद कर पाए। ये एक प्रथा या एक प्रकार की ये योजना या एक प्रकार का ये रिवाज आरंभ फ्रांस में इस क्रांति के माध्यम से हो पाया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हम देखते हैं कि जो नेपोलियन का सुधार हुआ, उस सुधार में भी बहुत सारे ऐसे बदलाव आए, जैसे कि नेपोलियन कोड जो बनाया गया, या सामंतों के अधिकार छीन लिए गए, या जमींदारों से ज़मीन छीन ली गई। तो ये इस प्रकार से जो नेपोलियन के द्वारा सुधार किए गए थे, इसका भी पॉजिटिव प्रभाव फ्रांस के अलावा जो अन्य आसपास के देश थे वहाँ भी पड़े।
तो फ्रांसीसी क्रांति ने सामूहिक पहचान की भावना लोगों में डेवलप की। फ्रांसीसी क्रांति ने ही हम देखेंगे कि वहाँ का जो प्रतिनिधित्व संस्था होती है, जहाँ प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, या उस देश से जुड़े हुए कानून को लेकर के जो चर्चा परिचर्चा होती है, संसद, वो स्टेट जनरल से फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद वो नेशनल असेंबली के रूप में स्थापित हो गए। नेशनल असेंबली बाद में कहे जाने लगे, जहाँ हर स्टेट का, हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व था और वोट के माध्यम से चुने गए लोग ही वहाँ जा कर के जन कल्याण के लिए योजना, परियोजना या चर्चा परिचर्चा में भाग लेते थे और उसका समर्थन या विरोध करते थे। तो ये सब चीज़ें फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से हुई, जिसने ही आने वाले समय में अन्य देशों में भी इस चीज़ को फैलाया या इन महत्वपूर्ण विचारों को फैलाया और फैल करके जो निरंकुश सत्ता थी उसे कैसे समाप्त किया जाए, निरंकुश सत्ता को हटा करके क्या क्या योजना या क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ होगा या जनहित में कार्य होंगे, इसका एक कायाकल्प तैयार किया, एक रूप तैयार किया। फ्रांसीसी क्रांति में ही हम देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के बाद आसपास के जो देश थे, जैसे कि बेल्जियम या इटली, जर्मनी, इन सब देशों में भी इसकी क्रांति के प्रभाव पड़ने लगे। पहला प्रभाव तो इस आधार पे पड़ना शुरू हुआ कि जो मध्यम वर्ग था, जो मिडिल क्लास था, या जो शिक्षित वर्ग था, जो विदेशों में पढ़ने के लिए आया करता था, वो फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करने लगा, या फ्रांसीसी क्रांति के कैसे कैसे क्रांति हुई, उसका क्या प्रभाव पड़ा, किन कारणों से क्रांति हुई, इसका अध्ययन करके वो फैलाने लगे। एक और बात थी कि जैकोबिन क्लब का बहुत बड़ा योगदान था फ्रांसीसी क्रांति को करवाने में, क्योंकि जैकोबिन क्लब में युवा लोग शामिल थे, उन्हें प्रशिक्षण इत्यादि दिया जाता था। तो जैकोबिन क्लब बहुत सारे देशों में स्थापित होने लगे और उसके आदर्शों का पालन करते हुए वो अपने निरंकुश सत्ता के खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष करने लगे। जैकोबिन क्लब भारत में भी टीपू सुल्तान ने स्थापित किया था और जिसका सहयोग लेकर के वो अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ता है इत्यादि। फ्रांस ने एक ऐसे विचारधारा का जन्म दिया जिससे आने वाला युग या आने वाला समय बहुत सारे नए नए विचारधाराओं की प्रतीक्षा करने लगा और वो विचारधारा का संबंध लोक कल्याण से जुड़ गया। लोक कल्याण से इस प्रकार से जुड़ गया कि जब उत्तरदायित्व की भावना आ जाएगी या अधिक से अधिक लोगों के हित की भावना आ जाएगी, तो वो वैसे ही विचार जन्म लेंगे जिसका संबंध समाज, राजनीति, न्यायपालिका या चुने गए सरकार के नियम, संस्थाओं इत्यादि से होगा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही हम देखते हैं कि यूरोप के इतिहास में उदारवाद का प्रचलन होता है। उदारवाद नामक विचारधारा जन्म लेती है और वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में वो फैलता है। उदारवादी प्रभाव के कारण ही बहुत सारे सुधार इत्यादि किए जाते हैं। उसकी चर्चा हम अगली कक्षा में, जब वो मेरा स्टेप आएगा, वो जब क्रम आएगा तो हम उस समय कर भी लेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को मजबूत बनाया। राष्ट्रवाद कैसे व्यवहारिक हो पाए या राष्ट्रवाद कैसे लोगों में जो विविधता थी उसको भंजित कर करके, उसको तोड़ करके एकजुट हो पाए, एकता में शामिल हो पाए, लोग एकजुट होकर के प्रयास कर पाएँ या एकजुट होकर के एक ऐसे सरकार का गठन कर पाएँ जो सरकार उसके हितों का ख्याल रखे, उसके हितों से जुड़ा हुआ कानून इत्यादि बनाए, इससे संबंधित होने लगा। तो फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद पे इस प्रकार से इफेक्ट या प्रभाव दिखता है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और अंततः अंतिम में यही कहना है कि कोई भी यदि समस्या होती है राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई या फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, कोई भी प्रश्न तुम्हारे मन में आता है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में जा करके तुम कमेंट करना या फ़ोन नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर करके तुम चर्चा हमसे कर सकते हो, पूछ सकते हो। और अगली कक्षा में हम उदारवाद क्यों महत्वपूर्ण है, उदारवाद का क्या प्रभाव पड़ा राजनीति में या अर्थव्यवस्था पे, इसको हम पढ़ेंगे। या आने वाले समय में उदारवाद राष्ट्रवाद के कारण ही हम देखेंगे कि इटली का एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है या फ्रांस में ही और भी क्रांतियाँ होती हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।